अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के थर्ड चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के साथ मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको लास्ट लेक्चर्स में कोई इशू है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक कुछ स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क सबमिट नहीं करवाया है, वो जल्द से जल्द अपना होमवर्क सबमिट करवा दें। अगर उन्हें होमवर्क से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो मुझे इसी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो है प्रोसेसेस का। ये हमारा 3 लेक्चर पे बेस करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेसेस क्या होते हैं और उससे रिलेटेड तमाम इश्यूज़ क्या क्या हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर का रिव्यू दे दूँ कि हमने लास्ट टाइम बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की, जो कि यूज़र को, प्रोसेसेस को और दूसरे सिस्टम को प्रोवाइड की जाती हैं। हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर की, ठीक है। फिर हमने डिटेल में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल कैसे होता है, उसकी कस्टमाइजेशन और उसका बूट प्रोसेस क्या क्या है। आज हम बात करेंगे प्रोसेस कॉन्सेप्ट की पहले पार्ट में, फिर उसके साथ साथ हम प्रोसेस शेड्यूलिंग की और प्रोसेस ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस की। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की का हम कुछ एग्जांपल लेंगे और एंड में हम क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे आज के ऑब्जेक्टिव होंगे टू इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ प्रोसेस विच इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। सेकंड, describe the various features of processes including scheduling, creation, termination and communication of processes. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की विद रिस्पेक्ट टू शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। और एट द एंड हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर सिस्टम में कम्युनिकेशन की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रोसेस क्या होता है। आपके पास कोई भी प्रोग्राम जो आपने किसी भी IDE में लिखा हुआ है, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो वो आपका पैसिव स्टेट में होता है। जैसे ही आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं वो आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस बन जाता है। एंड ऑपरेटिंग system executes a variety of programs, usually batch या हम जॉब्स बोलते हैं। टाइम शेयरिंग में यूज़र प्रोग्राम और टास्क होता है। तो प्रोसेस को हम सिंपली ये कह सकते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा हम उसे प्रोसेस बोलेंगे। प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन सिक्वेंशियल मैनर। अगर आपके पास ये एक प्रोग्राम है तो उसका सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। अगर आपका ये वाला पार्ट रह गया है तो वो आपका ये जो प्रोसेस है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर ये हमें कोई रिज़ल्ट शो कर रहा है तो वो हमारे रिक्वायर्ड नहीं होंगे, ठीक है। मल्टीपार्ट क्या बोलते हैं जी कि आपका कोई भी प्रोसेस जो है जब वो रैम में लोड होता है तो हम उसे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हम डिवाइड शुदा पोर्शंस को हम बोलते हैं कि आपका PCB है, ठीक है। उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो उसमें टेक्स्ट सेक्शन, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, डाटा सेक्शन, ये चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट सेक्शन क्या होता है, जो आपका कोड होता है जो आपने लिखा हुआ है उस प्रोग्राम से रिलेटेड वो टेक्स्ट सेक्शन में मौजूद होता है। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, करंट एक्टिविटी, जो करंट एक्टिविटी हो रही होती है या जो करंट एग्जीक्यूशन हो रही होती है जिस
इंस्ट्रक्शन की वो मौजूद होती है। स्टैक में टेम्परेरी डाटा होता है जिसमें आपके फंक्शंस, रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल वगैरह होते हैं। डाटा सेक्शन आपके ग्लोबल वेरिएबल को होल्ड करता है। हीप आपका वो एरिया होता है जहाँ पे आप डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी का रिकॉर्ड रखते हैं, या वो मेमोरी का रिकॉर्ड रखा जाता है जो आपको रन टाइम पे रिक्वायर्ड होती है। जो आपका एक पीसीबी बनता है वो कुछ इस लिहाज से होता है। पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। और हमने अभी बात की है कि स्टैक्स हीप्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। हम इसकी पहले बात कर चुके हुए हैं कि अगर आपका कोई प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूटेबल है लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ तो वो आपकी पैसिव एंटिटी है। जैसे ही आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। प्रोग्राम बिकम प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडेड इनटू द मेमोरी। जब आपका प्रोग्राम मेमोरी में आता है, ठीक है, तो उसका पीसीबी जनरेट होता है, पीसीबी सॉरी, तो आप उसे बोलते हो कि आपका प्रोग्राम अब प्रोसेस बन चुका है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम यूजुअली स्टार्टेड बाय GUI, माउस क्लिक, कमांड लाइन और simple touch. One program can be several processes. Consider multi-user एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम। एक वक्त में आपके एक से ज़्यादा प्रोग्राम या प्रोसेसेस आपके एग्जीक्यूशन में हो सकते हैं। आपका एक प्रोसेस या एक आपकी जॉब जो है वो एज अ पेरेंट भी काम कर सकती है और एज अ चाइल्ड भी काम कर सकती है। इसे आज इंशाल्लाह देखेंगे। एक प्रोसेस जो आप सबमिट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर एग्जीक्यूशन, उसकी शुरू से लेकर आखिर तक कुछ स्टेट्स होती हैं। वो एक काम कंप्लीट हो जाता है तो वो दूसरी स्टेट पे आ जाता है, फिर थर्ड और सेकंड फोर्थ, ठीक है। अब हम उसे देख लेते हैं। जब आपका एक पैसिव एंटिटी को जब आप इंटरेक्ट करते हैं या आप उससे एग्जीक्यूशन के लिए सबमिट करते हैं तो वो न्यू जॉब कहलाती है, ठीक है। न्यू जॉब आपकी जब सबमिट होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पीसीबी जनरेटेड होता है, लेकिन उस प्रोग्राम को या उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ रिसोर्सेज और कुछ सर्विसेज की ज़रूरत होती है जो कि ओएस ने प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। अभी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए उसे कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आप उसे प्री रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं। फिर जब आपकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है तो आप रेडी में आ जाते हैं। आप उसे एडमिट करना बोलते हैं। न्यू स्टेट से जब आपका कोई प्रोसेस रेडी स्टेट पे आता है तो आप उसे एडमिट करना या एडमिटेड बोलते हैं, ठीक है। जब आपके रेडी में यानी कि अब आपका प्रोग्राम रैम में मौजूद है और उसे तमाम रिसोर्सेज जो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो भी हैं, और प्रोसेसर भी फ्री है, तो आपकी जॉब शिफ्ट कर जाती है प्रोसेसर की तरफ और वो प्रोसेस उस वक्त रेडी से रनिंग सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है जी। रनिंग का मतलब ये है कि आपके प्रोसेसर ने उस जॉब को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। ये वो पॉइंट है जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा होता है, वरना किसी स्टेट पे रन नहीं हो रहा होता, ठीक है। अच्छा, अब आपका प्रोग्राम अगर रनिंग स्टेट पे है तो वो 3 मुख्तलिफ स्टेट्स पे जा सकता है, या उसमें कोई इंटरप्ट आ जाए और फिर से अब रेडी में आ जाए। इंटरप्ट आपकी कोई ऐसी सिस्टम का कोई ऐसा बिहेवियर जो प्रोसेसर का कंट्रोल आपके प्रोसेस से या करंट प्रोसेस से गेन कर ले, ठीक है। ऐसी सूरत में आपका प्रोसेस रनिंग से रेडी में आ जाएगा, या आपका प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट बाउंड में
इन्वॉल्व हो जाए या आपके प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट बाउंड अकर हो जाए तो आप रनिंग से वेटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। और जब वो इनपुट आउटपुट इवेंट या इनपुट आउटपुट जो आपका बाउंड होगा वो जब कंप्लीट हो जाता है तो आप फिर से रेडी में आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, जब आप रेडी में हैं तो आप शेड्यूलर डिस्पैच के थ्रू फिर से आप रनिंग की तरफ आ सकते हैं। रनिंग, वेटिंग से फिर रेडी और फिर से आप रनिंग। और जब आपका प्रोग्राम में मौजूद तमाम इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, यानी कि टर्मिनेट करते हैं। इस मौके पे आपका जो पीसीबी होता है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए जाते हैं, फ्री या रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है जी। इस डायग्राम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन इस डायग्राम का इस पूरे चैप्टर में की रोल है, आप इसे ज़रा डिटेल के साथ स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। एक प्रोसेस की कॉमनली 5 स्टेट्स हो सकती हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड या एंड, ठीक है। अच्छा, हम स्विचिंग कर रहे हैं एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस में। एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन से दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को, यानी कि आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, एक इंटरप्ट जनरेट हुई और दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। हम सिर्फ ये प्रोसेस डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका एक प्रोसेस है पी नॉट जो कि एग्जीक्यूट हो रहा था, इंटरप्ट जनरेट हुई यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होती है ओएस एक इंटरप्ट या सिस्टम कॉल जनरेट करता है और आपके प्रोसेस 0 के कंसर्न पीसीबी में उसकी स्टेट सेव कर लेता है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे आपका P1 अभी आइडल पड़ा हुआ है, उसकी एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। इस पॉइंट पे जब आपके पीसीबी 0 में स्टेट सेव हो गई है प्रोसेस नॉट की, ठीक है, तो उसके बाद पीसीबी 1 जो कि प्रोसेस 1 से है उसे लोड किया जाएगा या उसकी स्टेट को लोड किया जाएगा। जब उसकी स्टेट लोड हो जाएगी और उसे प्रोसेसर एलोकेट हो जाएगा तो तब वो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पे आपका प्रोसेस नॉट आपका आइडल होगा, ठीक है। वो किसी और स्टेट में होगा, वेटिंग में हो सकता है या रेडी में हो सकता है, ठीक है जी। जब आपका P1 अपना टाइम कंप्लीट कर लेता है या उसे कोई और इंटरप्ट आती है या वो अपनी टर्म मुकम्मल कर लेता है या उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी स्टेट जो होगी वो उसके कंसर्न पीसीबी 1 में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद रेडी में जो भी आपका प्रोसेस पड़ा होगा करंट सिचुएशन में, वो आपका P0 है, वो फिर से लोड कर दिया जाएगा और इस वक्त आपका P0 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम इसे CPU स्विचिंग बोलते हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक, ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रोसेस शेड्यूलिंग। टू मैक्सिमाइज CPU यूजेज, क्विकली स्विच processes on CPU for time sharing। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है? CPU का या प्रोसेसर का बहुत ही तेज़ी से प्रोसेसेस के दरमियान टाइम शेयरिंग को यूज़ करते हुए स्विचिंग का प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस शेड्यूलर क्या होता है? सेलेक्ट अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर अ नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन CPU। लास्ट एग्जांपल में देखें तो हमारे पास 2 ही प्रोसेस थे, P0 और P1, हम उन्हीं के दरमियान स्विचिंग कर रहे थे, ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलर को ज़्यादा काम या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी।
अगर हमारे पास एक दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से प्रोसेस को प्रोसेसर दिया जाए और कौन से जो प्रोसेसर को ना दिया जाए। ठीक है जी। प्रोसेस शेड्यूलर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, 3 हम आज डिस्कस कर लेते हैं। मेंटेन्स शेड्यूलिंग क्यूज फॉर प्रोसेसेस। पहला है जी जॉब क्यू। इट कंटेन processes in the system. Second is the ready queue, set of processes residing in main memory ready for processor to be allocated. फिर device queue, set of processes waiting for an input output device. Process migration among various queues. आपका जो प्रोसेस है वो मुख्तलिफ क्यूज़ में रिजाइड करता रहता है, यानी कि मूव करता रहता है। ये एक डायग्राम है जी, जो कि आपके रेडी क्यू, इनपुट आउटपुट क्यू और मुख्तलिफ और डिवाइसेस की क्यूज़ को होल्ड कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडी क्यू की। रेडी क्यू में आपका एक हेड है और टेल है, ये आपका लिंक लिस्ट बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे PCB 7 और PCB 2 है। ठीक है, जो कि अभी रेडी क्यू में पड़े हुए हैं। एट द टॉप जो हमारे पास फ्रंट साइड पे हमारे पास PCB 0 है और उसकी बैक पे आपका PCB 7 है। ठीक है, टेप यूनिट 0 में कोई प्रोसेस नहीं है, किसी प्रोसेस ने आपकी टेप यूनिट 1 होल्ड नहीं की हुई। हार्ड डिस्क यूनिट 0 जो है उसका क्यू है और उसमें PCB 6 ने आपकी हार्ड डिस्क को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सॉरी, वो आपकी टेल पे है। हेड पे आपकी PCB 3 है और सेकंड आपका PCB 14 है, फिर आपका PCB 6 है। टर्मिनल जो यूनिट है उसमें आपका PCB 5 मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग की, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। देखिए जी, क्यूइंग डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जो आपकी मुख्तलिफ क्यूज़ को शो कर सकती है। ठीक है, तो हम प्रोसेस शेड्यूलिंग को क्यूइंग डायग्राम के साथ देखते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है CPU शेड्यूलर। पहले हम प्रोसेस को कर रहे थे शेड्यूल, लेकिन अब हम CPU को भी शेड्यूल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसी डायग्राम को जहन में रखते हुए जहाँ पे हम इनके रेडी एक स्टेट आ रही थी, वो सिर्फ एक प्रोसेस के लिए थी। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस है जो रेडी में है। ठीक है, तो वहाँ पे एक रेडी का क्यू बन गया है। ठीक है, रेडी क्यू से आपका प्रोसेस जाएगा CPU की तरफ, जो सबसे टॉप पे होगा या फ्रंट साइड से होगा। ठीक है, और जो आपका प्रोसेसर होगा उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी तो वो टर्मिनेट कर जाएगा प्रोसेस। ठीक है, अगर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती और उसमें कोई इनपुट आउटपुट बाउंड है तो आपका वो प्रोसेसर की मदद के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अगर वो डिवाइस उसके पास मौजूद है प्रोसेसर के पास या डिवाइस क्यू में, तो वो फ़ौरन से उसे इंटरटेन करेगा। अगर वो नहीं है तो वो इनपुट आउटपुट के क्यू में वेट करेगा। जब उससे अवेलेबल हो जाएंगे वो वाले रिसोर्सेज तो वो अपनी टर्म पूरी करेगा। टर्म पूरी करने के बाद फिर से वो रेडी क्यू के एंड में आ जाएगा ताकि उसे उसकी बारी पे CPU अलॉट किया जा सके। नेक्स्ट, अगर एक प्रोसेस का टाइम एक्सपायर हो जाता है तो उसे हम रेडी क्यू के बिल्कुल एंड में शिफ्ट कर देंगे, जो हमें लास्ट डायग्राम से भी समझ आता है। ठीक है, जैसे उसका टाइम एक्सपायर हुआ, इसका तो हमने दूसरा प्रोसेस ले लिया, और जैसे ही इसका टाइम एक्सपायर होता है हमने फिर से पहला प्रोसेस लोड कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, टाइम के बाद अगर आपका कोई प्रोसेस कोई चाइल्ड प्रोसेस को इन्वोक करता है, जनरेट करता है,
ठीक है, या उसकी बर्थ होती है, ठीक है, तो चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो भी थ्रू रेडी क्यू होगी। अब यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस, यहाँ पे दो अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो आपके पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस दोनों अलग अलग एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस ही एक है और आपके जो चाइल्ड है तो उसकी एग्जीक्यूशन पहले होगी और आपका जो पेरेंट प्रोसेस है उसकी एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाती है। ये कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन ये भी डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन पे और नेचर ऑफ प्रोसेस के, ठीक है। और अगर आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान कोई इंटरप्ट आ जाती है तो इंटरप्ट हैंडल की जाती है, तो आपका प्रोसेस फिर से वेटिंग में आ जाता है। प्रोसेस है जी आपका डायग्राम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है जी शेड्यूलर। शेड्यूलर्स आपके दो किस्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलर, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम बोलते हैं जॉब शेड्यूलर। अब हम इसे अलग अलग देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और सीपीयू शेड्यूलर selects which process should be executed next and allocated the CPU. Short-term scheduler is invoked frequently millisecond मस्त fast. आपका प्रोसेसर जो है वो जॉब्स में स्विच करता रहता है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस आपका प्रोसेसर को दिया जाए उसे हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसे हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। ये सिलेक्ट करता है विच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। आपके रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फ़र्क ये है कि आपके रेडी क्यू में जो भी प्रोसेसेस पड़े हुए हैं उनमें से कौन सा प्रोसेस हमने प्रोसेसर को सबमिट करना है वो सीपीयू या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। और लॉन्ग टर्म या जॉब शेड्यूलर का काम ये है आपकी न्यू स्टेट से, वेटिंग स्टेट से या रनिंग स्टेट से, एग्जीक्यूटिंग स्टेट से कौन से प्रोसेसेस को हमने रेडी क्यू में शिफ्ट करना है, इसका काम ये होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज़ इन्वोक्ड फ्रीक्वेंटली, सेकेंड्स और मिनट्स में भी स्लो, ये काफ़ी स्लो होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, सीपीयू शेड्यूलर जो होता है ये बहुत फास्ट होना चाहिए ताकि हमारी सीपीयू की या प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन बढ़े। और आपका जॉब शेड्यूलर जो होता है ये टाइम बेस्ड होता है, या आप इसे टाइम शेयरिंग बेस्ड बोल सकते हैं, तो नेचर वाइज ये स्लो होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये की पॉइंट है जी कि आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ये आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब एज इज दैट, आपके जो प्रोसेसेस होते हैं हम ये दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, या वो इनपुट आउटपुट बाउंड बेस्ड होंगे या वो सीपीयू बाउंड बेस्ड होंगे। एडिशन टू द मीडियम टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बाद हम एक मीडियम टर्म शेड्यूलर को इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि ऐड करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है जो वो भी आपके मल्टी प्रोग्रामिंग को ही करता है डील। तो आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है ये भी मल्टीपल प्रोग्रामिंग की बात करता है। इसका मेन काम होता क्या है, इट रिमूव द प्रोसेसेस फ्रॉम मेमोरी, ये आपके प्रोसेसेस को मेमोरी से निकालता है, स्टोर ऑन डिस्क, और मेन मेमोरी या रैम से निकालने के बाद इसे हार्ड डिस्क पे स्टोर करता है और फिर से उसे हार्ड डिस्क से उठा के आपकी डिस्क पे या मेमोरी पे
स्टोर करता है। इस सारे प्रोसेस को हम स्वैपिंग बोलते हैं। इससे हमारे रैम की यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। और इस ये आपका एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है जी, और ये आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है कि आपका सी पी यू से आप रेडी क्यों में आ रहे हैं, और आपके जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है उसमें आप रेडी क्यू से आप प्रोसेस को मेमोरी से हार्ड डिस्क की तरफ ले रहे हैं, वो आपका स्वैप आउट और स्वैप इन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग इन मोबाइल सिस्टम। टास्किंग सबसे पहले iOS ने वर्जन 3 में आई थिंक जो iOS आया था एप्पल के फ़ोन के लिए, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया था कि आपकी कुछ ऐप्स फ्रंट एंड पे एग्जीक्यूट हुआ करती थी और बकिया ऐप्स आपकी बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती थी। आज यही पॉलिसी आज इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन आज कुछ एंड्रॉयड के और कुछ iOS के वर्जन्स ऐसे हैं जो आपके पैरेलल एग्जीक्यूशन करते हैं, विंडोज़ को स्प्लिट करके आपके प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन आपको दिखाई जा सकती है। और अगली वर्जन ऑफ मोबाइल ओएस में ओनली हैव वन प्रोसेस टू execute, other are suspended due to screen real estate user interfaces limit. iOS provides for a single foreground and multiple background। जो मैंने अभी बात की है कि एक प्रोसेस आपका फ्रंट एंड पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है और आपकी मल्टीपल टास्क आपकी बैक एंड पे एग्जीक्यूट हो रही होती है। एंड्रॉयड रन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड विद फ्यूअर लिमिटेशन। सेम सर्विसेज आपको एंड्रॉयड भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी कॉन्टैक्ट स्विचिंग। कॉन्टैक्ट स्विचिंग का कंसेप्ट ये है कि आपका CPU स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, ठीक है। तो हम इसे देख लेते हैं। व्हेन CPU स्विचेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, the system must save the state of old process and load the save state for the new process via a context switch, ठीक है। हमने एक पीछे डायग्राम देखी थी, जब आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद PCB में ये आपकी सेव हो रही है स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लोड होता है दूसरा प्रोसेस, और इसी काम को हमने कहा था कि वो आपकी स्वैपिंग कहलाती है, और अब हम उसे कॉन्टैक्ट स्विचिंग बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स ऑफ अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन PCB, और ये सारा कुछ हम PCB में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्टैक्ट स्विच टाइम इज ओवरहेडेड, the system does not use useful work while switching। जब हम स्विचिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा प्रोसेसर कोई काम नहीं कर रहा होता। ये हम कॉन्टैक्ट स्विचिंग कर रहे हैं, डायग्राम से ये वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट स्विचिंग कर रहे हैं और इस वक्त हमारा प्रोसेसर कोई काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो आइडल है, ठीक है। आपने इससे अवॉइड करना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा कॉन्टैक्ट स्विचिंग होगी आपका सिस्टम उतना स्लो हो सकता है। द मोर कम्प्लेक्स द OS एंड द PCB, द लॉन्गर द कॉन्टैक्ट स्विचिंग या कॉन्टैक्ट स्विचिंग डिले बोलते हैं। टाइम डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर सपोर्ट। सम हार्डवेयर प्रोवाइड मल्टीपल सेट्स ऑफ रजिस्टर्स पर CPU मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स लोडेड एट वंस, एक वक्त में एक साथ हम लोड कर रह सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर फॉलोइंग: प्रोसेस क्रिएशन, टर्मिनेशन एंड सो ऑन। डिटेल नेक्स्ट, कौन कौन से आपके प्रोसेस हो सकते हैं।
आपका एक प्रोसेस, अगर पेरेंट प्रोसेस है तो वो चाइल्ड प्रोसेस बना सकता है, ठीक है। और जैसे ही आपका एक पेरेंट कोई चाइल्ड प्रोसेस बनाता है तो एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। एक प्रोसेस आपका मल्टीपल चाइल्ड्स बना सकता है, ठीक है। और एक चाइल्ड प्रोसेस आगे जाके कुछ और अपने चाइल्ड्स भी बना सकता है, ठीक है। हर प्रोसेस की एक आईडी होती है। जनरली प्रोसेस आइडेंटिफाइड एंड मैनेज बाय अ प्रोसेस आइडेंटिफायर या प्रोसेस आईडी या पीआईडी हम बोलते हैं। Resource sharing option, parents and child share all resources. Children share subset of the parent resources. Parent and child share no resources. ये तीन मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस हैं कि अगर आपके पास रिसोर्स R1, R2 और R3 है एज अ पेरेंट, तो आपकी चाइल्ड प्रोसेस जो कि C1, C2, C12, C13 है, ये सारे के सारे ये वाले रिसोर्सेज शेयर करेंगे या ये शेयर नहीं करेंगे। आपके चाइल्ड अलहदा से भी रिसोर्सेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर कंप्लीशन, क्योंकि आपका पेरेंट नहीं ले सकता, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑप्शन है, पेरेंट एंड चिल्ड्रन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। ये आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है और आपके प्रोसेसर पे। अगर आपके पास एक ही प्रोसेसर है तो एक वक्त में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, या टाइम शेयरिंग के लिहाज से वो कंकरेंसी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो आपके चाइल्ड और पेरेंट जो है वो कॉमनली कंकरेंटली ही एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर आपका चाइल्ड कोई ऐसी वैल्यू या कोई ऐसा डाटा प्रोड्यूस करने वाला है जो कि आप एज आ कंज्यूमर के तौर पे होगा, तो हम इन्हें अलग-अलग यानी कंकरेंटली हम इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करवाते। पेरेंट वेट्स अंटिल चिल्ड्रन टर्मिनेट्स, और आपका पेरेंट हमेशा वेट करता है कि आपका चिल्ड्रन जो उससे रिलेटेड चिल्ड्रन प्रोसेस हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। ये एक ट्री स्ट्रक्चर है जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें आपके इनिट आपका PID1 है, आप उसमें लॉगिन करते हैं, फिर आपके पास बैश आता है, फिर आप पासवर्ड और अपने बकिया क्रेडेंशियल्स डालते हैं, ठीक है। अच्छा, इनिट PDI1 का एक प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस है SSHD, और उसी के आगे फर्दर चाइल्ड है SSHD जो कि PID 3610 है। फिर उसी का एक चाइल्ड प्रोसेस है STCH PID 4005, और इनिट का तीसरा चाइल्ड प्रोसेस है Kthreaded, और उसे PID 2 बोला जाता है, और Khelper, और एक उसका ID है PDF Flush के नाम से। ये ट्री स्ट्रक्चर बनता है आपकी प्रोसेस का। प्रोसेस क्रिएशन को हम इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप यूनिक्स में अगर आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो फॉक के साथ होता है, और अगर आप उसकी एग्जीक्यूट करते हैं तो exec के साथ वो एग्जीक्यूट होता है। इस फंक्शन के साथ आपका पेरेंट जो है वो एक प्रोसेस नया जनरेट किया उसने, और exec के साथ वो अपनी एग्जीक्यूशन करेगा और एग्जिट होगा नॉर्मली। और जब वो नॉर्मली हो जाएगा तो पेरेंट वेट जो पहले से वेट कर रहा होगा वो अपना प्रोसेस रिज्यूम कर। ये एक C का कोड है जी, क्योंकि फॉक करता है सेपरेट प्रोसेसेस को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ID है कि हमने पहले से एक स्ट्रक्चर
डिफाइन किया हुआ है PID के नाम से, और एक नया प्रोसेस हमने बनाया PID प्रोसेस ID के नाम से। यहाँ हम एक चाइल्ड प्रोसेस बना रहे हैं और इसका जो रेफरेंस है वो हम स्टोर कर रहे हैं PID में। अगर PID लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेस अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है, और आप एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि प्रोसेस जनरेट ही नहीं हुआ या फॉक फेल्ड या प्रोसेस क्रिएशन फेल्ड। अगर आपकी PID में 0 नहीं है तो क्या होगा, लेस देन ज़ीरो नहीं है। अगर 0 है तो जो चाइल्ड है वो प्रोसेस हो गया है, ठीक है, और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। और आपका अगर PID में 0 से ज़्यादा कोई वैल्यू है तो प्रेजेंट विल वेट फॉर द चाइल्ड टू कंप्लीट, तो उस वक्त आपका पेरेंट, और उसके साथ साथ फिर आपका जो पेरेंट होगा वो आपका वेट शुरू कर देगा अनटिल जब आपका चाइल्ड कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही आपका चाइल्ड अपनी टर्म कंप्लीट कर लेगा तो आपकी जो पेरेंट प्रोसेस है हम उसे रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, बल्कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी, जो भी हम आजकल के सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं उसकी कोडिंग कॉमनली C और C++ में हो रही है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए हम पाइथन को कर रहे हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज ज़्यादातर आपकी C में ही लिखी जाती है, ठीक है। ये एक और कोड है जी जो कि आपको बता रहा है कि एक प्रोसेस कैसे क्रिएट किया जा रहा है विंडोज़ API को यूज़ करते हुए। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से आप इसे देख सकते हैं कि विंडो का प्रोसेस भी आपका C में ही लिखा हुआ, और ये वाली जो लास्ट एग्जांपल थी ये लिनक्स बेस्ड थी, सॉरी यूनिक्स की थी, ठीक है जी। यहाँ पे आपने windows.h को ऐड किया हुआ है और यहाँ पे हमने windows.h को नहीं किया था, ठीक है। windows.h की लाइब्रेरी को हमने ऐड किया जी। फिर उसके बाद हम स्टार्टअप इन्फो को हमने डिक्लेयर किया विद SI। प्रोसेस इंफॉर्मेशन का हमने एक वेरिएबल लिया VI, ठीक है। मेमोरी हमने डिक्लेयर की और उसका साइज़, ठीक है, और साइज ऑफ PI यानी कि प्रोसेस को कितनी मेमोरी हमने देनी है, ठीक है। इफ़ अगर आपका क्रिएट प्रोसेस अगर नल है, ठीक है, तो आप उसे एरर मैसेज शो करेंगे और उसके लिए मल्टीपल डायरेक्टरीज होंगी, ठीक है जी। और जब वो फेल होगा तो नो प्रोसेस फ्लैग या नो क्रिएशन फ्लैग, ठीक है। लेकिन अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो mspaint.exe यहाँ पे एक कमांड हमने की एग्जीक्यूट, जो कि आपके mspaint को स्टार्ट कर देगी, ठीक है जी। इसी तरीके से आपका प्रोसेस अपनी तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हुए क्लोज हो जाएगा, ठीक है। Note that Unix and Windows processes creation involve C++ programming code. Process termination. Process execute last statement and then ask OS to delete its resources. जैसे आपका प्रोसेस अपनी PCB में मौजूद, अपने स्टैक में मौजूद तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेता है तो वो एग्जिट की सिस्टम कॉल को बुलाता है, कॉल करता है, ठीक है। और उस वक्त आपके तमाम रिसोर्सेज जो इस PCB के साथ अटैच थे वो तमाम रिसोर्सेज रिलीज़ किए जाते हैं। पेरेंट में टर्मिनेट, अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर हमारा पेरेंट है और कुछ चाइल्ड्स हैं, ठीक है, अगर इस कॉमन प्रैक्टिस ये है कि अगर आपके चाइल्ड ने अपनी प्रोसेसेस ख़त्म कर ली है तो आपका पेरेंट अपनी प्रोसेस को रिज्यूम करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इसके कंप्लीशन पे ये वाला पेरेंट और उसके चाइल्ड ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं, या कभी कभी अगर कंकरेंटली
एग्जीक्यूशन हो रही है और पेरेंट अपनी टर्म मुकम्मल कर गया तो चाइल्ड को डिस्ट्रॉय या किल कर दिया जाता है। ठीक है जी। पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस यूजिंग द अबॉर्ट सिस्टम कॉल। ठीक है, इस सिस्टम कॉल को याद रखिएगा। सम रीजन उसकी क्या हो सकते हैं? चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड द एलोकेटेड रिसोर्सेज। आजकल जो आपके वायरसेस आते हैं वो आपकी मेमोरी बार बार होल्ड करते रहते हैं। ठीक है, तो वायरसेस अक्सर आपके रिसोर्सेज ज़्यादा ले लेते हैं, जो आपके डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक की तरफ जा सकते हैं, या वो ज़ॉम्बीज़ भी बन सकते हैं, जो आपकी मल्टीपल रिसोर्सेज को ईट अप कर लेते हैं। टास्क असाइन टू अ चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। या आपके चाइल्ड को जो टास्क दिया गया था वो करंट सिनेरियो में हमें चाहिए ही नहीं। द पेरेंट इज़ एक्सीडिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ़ द पेरेंट टर्मिनेट्स। अगर पेरेंट ही टर्मिनेट कर गया तो उसके चाइल्ड को भी बस अक्सर टर्मिनेट कर देता है। सम ओएस डू नॉट अलाउ चाइल्ड टू एग्जिट इफ इट्स पेरेंट हैज़ टर्मिनेटेड। कुछ ऐसे सिचुएशंस होती हैं जब ओएस आपकी चाइल्ड को रहने देता है। ये भी आपकी प्रोग्रामिंग पे ही बेस कर देता है। इफ़ अ प्रोसेस टर्मिनेट्स देन ऑल द चाइल्ड मस्ट आल्सो बी टर्मिनेटेड। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये एरर है। कैस्केडिंग terminations, all children grandchildren are terminated. The termination is initialized by operating system. टर्मिनेशन का प्रोसेस जो होता है ये ओएस खुद से ही मैनेज करता है। द पेरेंट process may wait for termination of child process by using the wait सिस्टम कॉल। हम पहले देख चुके हैं। द कॉल रिटर्न स्टेटस इन इंफॉर्मेशन एंड द PID ऑफ द टर्मिनेशन प्रोसेस। इसकी ये कमांड है PID, जो आपके प्रोसेस ID होती है, ये वेट करता है और अपना स्टेटस मेंटेन करता है। इफ़ नो पेरेंट वेटिंग डिड नॉट इनवोक वेट प्रोसेस इज अ ज़ॉम्बी। ठीक है, इफ पेरेंट terminated without invoking wait then a process is orphan। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, ये हम क्रोम ब्राउज़र की एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे आपकी मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हम इन्हें थ्रेड्स बोलते हैं। हम इन्हें इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल के साथ देखेंगे। मैनी वेब ब्राउज़र्स रन अ सिंगल प्रोसेस, some still do. If one website causes trouble, entire browser can hang or crash. Google Chrome browser is a multi-process with 3 different type of processes. Browser main होता है उसका, process manage user interface, disk and network and IOS, renderer process render web pages, deals with HTML, JavaScript input output and their securities. नेक्स्ट है जी आपका plugins और processes for each type of plugins। यही वजह है कि आपका गूगल ब्राउज़र जो है ये दुनिया में मार्केट शेयर जो है इसका वो 35 to 40% है, क्योंकि ये आपकी इनपुट आउटपुट को अलग से मैनेज करते हैं, आपके HTML को, नेटवर्क इश्यूज़ को और सिक्योरिटी को अलग से, और जो प्लगइन्स हैं वो इसे अलग से मैनेज करते हैं। आपका जो मोज़िला फायरफॉक्स है वो भी तकरीबन इसी किस्म का आर्किटेक्चर ही डिफाइन करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।